हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। जैसा कि लास्ट सेशन हम लोगों ने बेटा वोकैब का किया हुआ था, और उसके बाद हमने आपसे वायदा किया था कि हम ग्रामर का सेशन भी आपके लिए लेके आएंगे, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल होने वाला है एमटीएस के लिए। अगर मैं बात करूँ, पिछले कुछ दिनों से आपकी क्लासेस नहीं हुई थी क्योंकि मेरा स्वास्थ्य थोड़ा सा ठीक नहीं था, लेकिन मैं फिर से आपके सामने हाजिर हो गया हूँ बेहतरीन तरीके से। और आज हम लोग एमटीएस के कुछ प्रीवियस ईयर के 2023 में जो बेटा ग्रामर के क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनकी चर्चा करेंगे। जैसे कि आप देखेंगे कि जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं, इसमें भले सन नहीं पड़ा हुआ है कि किस सन में पूछे गए हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं सारे के सारे बेटा 2023 के ये क्वेश्चंस आपके सामने उपस्थित हैं। वीडियो आप देखिएगा और एक एक करके हम लोग सारे क्वेश्चंस को क्लिक करने का और करने का प्रयास करेंगे। ये जितने भी बेटा आपके क्वेश्चंस लिखे हुए हैं सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं। साथ में ही हम लोग इस बात पे भी फोकस करेंगे कि जितने भी रूल्स, कौन से कॉन्सेप्ट लगे हैं, इससे आपको ये भी आइडिया लग जाएगा कि कहाँ से किस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कहाँ से कम क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, तो एक एक करके बेटा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, द 1980 इन्फ्लुएंजा पैंडेमिक स्वीप द वर्ल्ड विद इन मंथ्स। देखो, अगर मैं बात करता हूँ इनकी क्वेश्चंस की, ग्रामर कैसे आप टैकल करना है, तो देखो दो बातें मुख्य होती हैं ग्रामर के लिए। कौन कौन सी बात? पहली बात तो आपको ये याद रखना है, हाँ, पहली बात आपको याद रखना है कि सबसे पहले कोई भी ग्रामर क्वेश्चन उसकी वर्ब चेक करनी है बेटा आपको, है ना। तो ऐसे लिखा हुआ है, द 1980 इन्फ्लुएंजा पैंडेमिक, पैंडेमिक आप समझते हैं महामारी के लगाते हैं, स्वीप द वर्ल्ड विद इन मंथ्स। अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ वर्ब क्या लिखी है बेटा, स्वीप। यहाँ देखो 1918 की बात है, मतलब पास्ट की बात है, और जब पास्ट की बात है तो स्वीप कैसे पॉसिबल है। यहाँ पे स्वीप की पास्ट फॉर्म होगी। स्वीप की पास्ट फॉर्म क्या होती है? स्वेप्ट होती है। इस बात को आप याद रखिएगा। आप स्वीप्ड मत करना। कुछ लोग ईडी से बड़ा मोहब्बत होती है कुछ लोगों को, तो कई बार क्या करते हैं, वो स्वीप्ड कर देते हैं, जबकि सही बेटा फॉर्म क्या होगी आपकी, स्वेप्ट होगी। तो पहला क्वेश्चन आपका रिलेटेड था किससे बेटा, टेंस से रिलेटेड था, वर्ब की फॉर्म से रिलेटेड था। जितनी भी वर्ब की फॉर्म्स होती हैं बहुत अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिए, क्योंकि बेटा पहले भी आया था और इस बार भी आपका इससे क्वेश्चन आएगा। बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। लिखा है, टू बॉर्डर गार्ड्स पेट्रोलिंग द नियर बाय फ्रंटियर विद जॉर्जिया हैव ऑल्सो बीन रिपोर्टेड मिसिंग फ्रॉम फ्राइडे नाइट। अगर ध्यान दें आप, तो एक बेटा आपका सिंस होता है और एक आपका होता है बेटा फॉर। एक सिंस होता है, दूसरा क्या होता है आपका, फॉर। अगर हम अनसर्टेन टाइम की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, अनसर्टेन टाइम की, जैसे 2 घंटे हो गया, 4 घंटे हो गया, 6 घंटे हो गया, 2 दिन हो गया, 4 दिन हो गया, 20 दिन हो गया, तो इन सब के लिए हम लोग क्या लगाते हैं बेटा, फॉर। जबकि एक अगर सर्टेन टाइम की बात करें कि भैया बचपन से ये काम कर रहे हैं, है ना, या सुबह से कोई काम हुआ हो जा रहा है, या फरवरी महीने से कोई हम काम कर रहे हैं, तो वहां बेटा हमेशा सिंस लगाते हैं। अब देखो, उसको पता है कि एक सर्टेन टाइम उसने बता दिया फ्राइडे नाइट, और जब सर्टेन टाइम बता दिया है फ्राइडे नाइट, तो उसके साथ बेटा हम लोग फ्रॉम नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे बेटा, सिंस का यूज करते हैं। तो आपको याद रखना, बहुत सिंपल एरर थी एमटीएस में। हालांकि आप याद रखिए बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आएंगे, आपको बेसिक बेसिक ग्रामर याद रखनी है, बेसिक वर्ब की फॉर्म्स याद कर लेनी है, बेसिक फ्रेजल वर्ब याद करने हैं, बेसिक आपको फिक्स प्रपोजिशन याद कर लेने हैं, उसके साथ टेंस आपको अच्छे से आना चाहिए, साथ में बेटा नाउन प्रोनाउन तो आपको, मान लो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो तो आपको आनी ही चाहिए। दो चार टॉपिक हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, वो आप देख लीजिए। एक बेटा वर्ब अच्छे से आप कंप्लीट कर लेना, वर्ब में ज़्यादा कुछ नहीं तो वर्ब की फॉर्म्स अच्छे से कर लेना। एक टॉपिक का नाम होता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, इससे बेटा क्वेश्चन छपते हैं हमेशा और छपेगा। इसके बाद टेंस आपको अच्छे से करना है, एग्जाम से पहले ये टॉपिक एक बार देख लीजिएगा आप अच्छे से, तो आपकी सारी चीज़ें क्लियर होंगी। और बेटा प्रपोजिशन, ज़्यादातर जो क्वेश्चंस होते हैं वो इन्हीं टॉपिक से आते हैं। हाल ही में मैंने देखा कि आर्टिकल के भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं क्योंकि 2024 एमटीएस की हम बात करें तो 2024 में जितने ही पेपर हुए हैं, चाहे वो आपका बेटा सीपीओ का हुआ हो, चाहे आपका सीजीएल का हुआ हो, और चाहे हम बात कर रहे हैं बेटा अपना सीएचएसएल की, चाहे हम सिलेक्शन पोस्ट की बात करें, तो सब पेपरों को ध्यान देना बहुत जरूरी है। तो ये टॉपिक पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग अच्छे तरीके से। वर्ब हो गया, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हो गया, टेंस हो गया, प्रपोजिशन हो गया, और आर्टिकल मैंने इसलिए लिखा क्योंकि आर्टिकल से क्वेश्चन एक दो पूछे जा रहे हैं, तो मे बी मुझे लगता है कि इसमें भी क्वेश्चन पूछे आएंगे। चलो हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चन पे। लिखा हुआ है, लैंड मैनेजमेंट चॉइसेस
ऑल्सो अफेक्ट। अब सबसे पहले वर्ब चेक करनी है, तो लैंड मैनेजमेंट चॉइसेस है, मतलब प्लूरल है, अफेक्ट देखिए प्लूरल है ना। कई बार क्या करता है, यहाँ अगर चॉइस लिख दे तो यहाँ पे अफेक्ट्स करना पड़ता फिर, तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। द अमाउंट ऑफ कार्बन स्टोर्ड ऑन ट्रीज नहीं होता, कार्बन कहाँ स्टोर होता है, ट्रीज के अंदर, उसके ऊपर थोड़ा ना होगा भाई। ट्रीज है तो पेड़ों के अंदर कार्बन होगा ना, पेड़ों के ऊपर थोड़ा ना होगा भाई। तो यहाँ पे ऑन ट्रीज नहीं होगा बेटा, क्या होगा आपका, इन ट्रीज होगा। आपसे ऑप्शन अगर पूछेगा तो आपको पता है ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका, सी नंबर। पिछले वाले मैंने पहले और दूसरे के ऑप्शन नहीं लगवाए हैं, मैंने आंसर बता दिए हैं, आप ऑप्शन अपने आप टिक कर लीजिएगा। चलो अब क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। चलिए बता दीजिए आप लोग जल्दी से, मैं आपको 10 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, जल्दी से आपको आंसर करना है। क्या होगा, सिंपल है, बहुत सिंपल है, पहली नजर की मोहब्बत वाला भाई साहब है, जैसे देखोगे वैसे हो जाएगा। चलो मैं बता ही देता हूँ आपको। लिखा है रेजिंग टेम्परेचर्स। रेजिंग टेम्परेचर्स की अगर बात की जाए, देखो भाई, एक होता है राइज, एक होता है एराइज, और एक होता है बेटा रेज। ये कंफ्यूजिंग वर्ब का टॉपिक है। ये जो रेज होता है ना, RASE वाला, इसका मतलब होता है टू लिफ्ट, ये उठाने के सेंस में बेटा यूज किया आता है। ये एराइज जो होता है ये चेतना के सेंस में आता है, कहते हैं जागो। जब आप बेसिकली नींद से जागने की बात नहीं कर रहा है, ये जागने की बात कर रहा है, कैसा, जब चेतना की बात करें। नींद से जागने के लिए हम लोग वर्ड क्या यूज करते हैं, वेक। वेक का मतलब क्या होता है बेटा, जागना। और ये कौन सा जागना होता है, नींद से जागना। अच्छे से लिखिएगा बेटा हर एक चीज जो मैं लिखवाता हूँ आपको। तो वेक आपका नींद से जागने के लिए, एराइज जब आपकी चेतना जागे वहां पे, रेज बेटा होता है लिफ्ट करने के लिए, और राइज होता है ग्रो करने के सेंस में। जब कोई चीज बढ़ती है, राइज करती है, उठती है, ठीक है, तो ग्रो करने के सेंस में राइज लगाते हैं। अब टेम्परेचर जो होगा वो बढ़ेगा ना, इंक्रीज करेगा ना, तो इंक्रीज ग्रो करने के सेंस में क्या लगाते हैं बेटा, राइज लगाते हैं, ना कि रेज, अराइज और वेक। तो आपका आंसर क्या होगा बेटा, रेजिंग टेम्परेचर नहीं हो सकता है, क्या होगा बेटा आपका, राइजिंग टेम्परेचर होगा। बेसिकली टेम्परेचर जो ग्रो कर रहा है, जो इंक्रीज कर रहा है, तो राइज इंक्रीज करने के सेंस में यूज करते हैं। सबको याद हो गए होंगे अच्छे से। नींद से जागने के लिए वेक, ग्रो करने के सेंस में, इंक्रीज करने के सेंस में राइज, एराइज आता है जब चेतना के जागने की बात हो, और जबकि रेज आता है बेटा लिफ्ट करने के लिए। आप अच्छे से इसके नोट्स बना लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग बेटा 5th की ओर बढ़ते हैं। लिखा है द बेबीज फेसेस आर expressionless and their pupils aren't visible, which gives the appearance of lifelessness and dreadfulness। ड्रेडफुलनेस क्या होता है बेटा, ये ड्रेडफुलनेस है, एल यहाँ पे है। ओके चलिए बताइए फट से। सबसे पहले ड्रेड डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। अगर हम ड्रेड की बात करेंगे तो ड्रेड का मतलब होता है बेटा फियर। ड्रेड का मतलब क्या होता है बेटा, फियर के सेंस में लगाते हैं। और ड्रेडफुलनेस वही डरावने के सेंस में यूज किया आता है, जहाँ पे डर बहुत ज़्यादा लगता है, ऐसी स्टेज के लगाते हैं बेटा। याद कैसे करोगे, रीड का मतलब होता है पढ़ना, और पढ़ाई सबको क्या लगता है भैया, डर लगता है, तो ड्रेड का मतलब आपका फियर होता है। अब यहाँ देखो लिखा हुआ है द बेबीज फेसेस आर एक्सप्रेशनलेस एंड देयर प्यूपिल्स आरंट विजिबल व्हिच गिव्स। प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बेबीज फेसेस लिखा हुआ है, ठीक है, बेबी के जो फेस होते हैं। अब यहाँ पे बेबी के जो फेसेस हैं बेसिकली वो एक्सप्रेशनलेस हैं एंड उनके जो प्यूपिल्स हैं, प्यूपिल समझते हैं, छात्रों के लगाते हैं, स्टूडेंट्स के लगाते हैं, आरंट विजिबल which and their pupils aren't visible which gives the appearance of lifelessness and। अब देखिए ये भी बेटा प्लूरल है आपका, आप चाहो इसको प्लूरल बनाओगे तो भी नहीं बनेगा। ये प्लूरल है, अगर सिंगुलर बनाओगे तो इसको सिंगुलर बनाना पड़ेगा। यहाँ दो पार्ट हम गलत नहीं कर सकते, ये भी प्लूरल, ये भी प्लूरल, तो बेटा ये भी आपका प्लूरल होगा। विच गिव्स नहीं होगा, क्या होगा, यहाँ दियर पीपल के लिए गिव लगा है ना भाई। विच अपने अकॉर्डिंग आपकी वर्ब नहीं लेता है, विच के जो पहले आता है वो क्या विजिबल नहीं है, दियर प्यूपिल्स के लिए बेटा गिव्स आया है, तो यहाँ पे आपका गिव्स नहीं होगा बेटा, क्या हो जाएगा आपका गिव होगा। ये रूल होता है कि जब भी कोई रिलेटिव प्रोनाउन हो, हु हो गया, दैट हो गया, विच हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन आ सकता है। तो इसके बाद जो आपकी हेल्पिंग वर्ब आती है ना, वो यहाँ जो आपका नाउन या प्रोनाउन होगा, यहाँ पे जो नाउन और प्रोनाउन होगा बेटा उसके अकॉर्डिंग आपका आता है। तो यहाँ पे नाउन प्रोनाउन क्या दिया है, अब विजिबल तो कोई नाउन प्रोनाउन है नहीं, ये सब्जेक्ट हो नहीं सकता,
तो विच के ये किसके लिए आया बेटा, दियर पीपल के लिए आया है। इसका मतलब यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा बेटा, हेल्पिंग वर्ब। जब पीपल्स आपका प्लूरल है तो वर्ब भी कैसी होगी, प्लूरल। तो हम लोग गिव्स नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे बेटा, गिव लिखेंगे। ठीक है, तो ये रूल अच्छे से नोट कीजिएगा कि अगर रिलेटिव प्रोनाउन के बाद कोई वर्ब आती है तो याद रखना रिलेटिव प्रोनाउन के पहले जो नाउन और प्रोनाउन दिया होता है उसके अकॉर्डिंग हमेशा आती है। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। लिखा है ये बहुत सिंपल, देयर इज नॉट वन दैट हैव। सिंपल बात अभी बताया मैंने कि रिलेटिव प्रोनाउन के बाद जो वर्ब आएगी उसके पहले। अब यहाँ क्या लिखा है, हैव। दैट के पहले क्या लिखा है बेटा, वन। जब यहाँ पे वन आपका लिखा हुआ है तो वन अपने साथ वर्ब कैसे लेगा, ऑफ कोर्स सिंगुलर लेगा बेटा। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा आपका, हैज होगा। तो ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, सी नंबर। अगर मैं बात करता इस वाले के ऑप्शन में तो इसमें बेटा ऑप्शन कौन सा हो जाता, ए नंबर। ये किस में आ रहा है, बी में आ रहा है। जरा देखिए कहाँ पे है आपका, पीपल्स आर नॉट विजिबल। तो इसका ऑप्शन नंबर बेटा आपका हो जाता सी नंबर, देयर पीपल्स आरंट विजिबल, विच गिव्स नहीं होगा, विच गिव होगा। चलो, इसी जिसमें मैं आंसर टिक करना भूल जाता हूँ, टेंशन नहीं है, क्योंकि मैं ऑलरेडी बता देता हूँ तो आप समझ जाते होंगे कौन सा पार्ट में कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, तो वो तो इंपॉर्टेंट भी नहीं है। लिखा है ही स्पेंट अ ग्रेट डील ऑफ टाइम। सबसे पहले डाउट यही आ जाता है कि भैया टाइम के साथ अ ग्रेट डील ऑफ लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। जितने भी अनकाउंटेबल बेटा चीजें होती हैं उन सभी के साथ अ ग्रेट डील ऑफ, अ लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, मच हो गया, इन सब शब्दों का प्रयोग किया जाता है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। स्पेंड की पास्ट फॉर्म स्पेंट होती है, वहां भी कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद लिखा है राइटिंग ऑन हिज लीगल पैड एंड एग्रेसिव अंडरलाइनिंग। हाँ जी, एग्रेसिव अंडरलाइनिंग। अब देखो ये सेंटेंस पढ़ के एक बात का तो आइडिया हो जाता है कि यार यहाँ कुछ दिक्कत है। अगर आप पढ़ोगे ही स्पेंट अ ग्रेट डील ऑफ टाइम राइटिंग ऑन हिज लीगल पैड, कि वो बहुत ज्यादा अपना टाइम स्पेंड करता है लीगल पैड में लिखते हुए, एंड एग्रेसिवली अंडरलाइनिंग वॉट एवर ही वॉज राइटिंग। और एग्रेसिवली क्या करता है बेटा, अंडरलाइनिंग करता है, एग्रेसिव अंडरलाइनिंग नहीं, एग्रेसिवली अंडरलाइनिंग। अंडरलाइनिंग क्या है बेटा, वर्ब है आपकी, और वर्ब की विशेषता कौन बताता है भैया, वर्ब की विशेषता आपका बताता है एडवर्ब। तो इस चीज को भी आप याद रखिएगा, तो यहाँ पे एग्रेसिवली होगा। ये मैं आपको बातें बता रहा हूँ, ये आप नोट कर लीजिए, पेपर में आएगा बेटा। एडजेक्टिव जो आपका होता है, जो एडजेक्टिव आपका होता है वो नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी को बताता है। एडजेक्टिव बेटा आपका नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी को बताता है। कहीं भी अगर एडजेक्टिव होगा तो इसका मतलब या तो वो नाउन के लिए आया होगा या तो आपका प्रोनाउन के लिए आया होगा। जबकि एडवर्ब जो बेटा आपका होता है वो आपकी वर्ब की क्वालिटी को एक्सप्रेस करता है। ठीक है, वर्ब के साथ साथ एडजेक्टिव की क्वालिटी को बताता है और बेटा खुद की क्वालिटी को बताता है। इसका मतलब क्या है कि एडवर्ब अगर आएगा, कहीं पे वर्ब लिखी है, कहीं पे एडजेक्टिव लिखा है, कहीं पे एडवर्ब खुद आ गया है, तो उसके साथ आपका एडवर्ब आएगा। अंडरलाइन में बेटा आपका वर्ब है तो वर्ब के लिए क्या आएगा आपका, एडजेक्टिव पॉसिबल नहीं है, एडवर्ब आपका आएगा। इसीलिए बेटा अंडरलाइनिंग पहले एग्रेसिव ना होकर के क्या होगा, एग्रेसिवली होगा। ओके, इसका आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये जो दोनों बातें बताई हैं अच्छे से नोट कर लीजिएगा और इसको कर भी लीजिएगा। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 8। लिखा है बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट होता है। देखो, एक होता है नॉट ओनली, एक होता है नॉट ओनली अपने साथ क्या लेता है, बट ऑल्सो। एक होता है ईदर, ईदर क्या लेता है और। एक होता है नीदर, वो क्या लेता है, नॉर। रूल क्या होता है, नीदर अपने साथ नॉर लेता है, ये पहली बात। दूसरी बात भाई, नीदर के साथ राम सब्जेक्ट है और इसके साथ हिज सिस्टर सब्जेक्ट है। ओके, अब वर्ब पूछ देता है, तो याद रखना जब भी ऐसा कोई कॉन्सेप्ट हो, चाहे यहाँ पे नीदर नॉर हो या ईदर और हो या नॉट ओनली बट ऑल्सो हो, तो वर्ब हमेशा पास वाले के अकॉर्डिंग। दो सब्जेक्ट हैं, आप देखो वर्ब के पास कौन सा है, आर के पास कौन सा है, राम पास है कि हिज सिस्टर्स पास है। तो बेटा हिज सिस्टर्स इसके तुरंत पहले लिखा हुआ है, इसका मतलब इसके अकॉर्डिंग आपकी वर्ब आएगी। और यहाँ पे सिस्टर्स आपका प्लूरल है और यहाँ पे वर्ब भी प्लूरल है, तो ये आपकी बिल्कुल कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं लग रही है। नाइदर राम, नाइदर भी पढ़ सकते हो नीदर भी पढ़ सकते हो, तो कंफ्यूज मत होना कि भैया कभी नीदर पढ़ रहा है कभी नाइदर पढ़ रहे हैं। तो नाइदर राम नॉर हिज सिस्टर्स आर रेडी टू प्ले द गेम। तो सिंपल सी बात है एकदम, कोई दिक्कत वाली इससे बात नहीं है। यहाँ एरर बस यही पूछ सकता है, नाइदर के साथ नॉर, दो सब्जेक्ट आपके हो गए, उसके बाद वर्ब। ठीक है, तो आप वर्ब याद रखना और आपका कंजंक्शन याद रखना, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 9 नंबर, डिजीजेज पास्ड फ्रॉम एनिमल्स टू ह्यूमंस आर कॉल्ड जूनोसिस। बीमारियां जो पास की जाती हैं एनिमल से ह्यूमंस, उनको क्या बोला जाता है बेटा,
जूनोसिस बोला था, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं लग रही है। डिजीजेस पास्ड फ्रॉम एनिमल्स टू ह्यूमंस, फ्रॉम अपने साथ टू लेता है, कोई दिक्कत नहीं है। आर कॉल्ड, आर किसके लिए आया है बेटा, किसके लिए आया है, डिजीजेस के लिए, तो ये प्लूरल है, ये भी प्लूरल। कॉल्ड उनको बुलाया जाता है, पैसिव वॉइस है, ये सेंटेंस क्या हो जाएगा आपका बेटा, नो एरर है, यहाँ कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देख लेते हैं हम लोग 10 नंबर, जल्दी से आंसर कर दीजिए बेटा, 10 नंबर में क्या होगा आपका, बताइए जल्दी से। चलिए देखते हैं, लिखा है लीडर्स आर सेल्फ डायरेक्ट, सिंपल बात है ये भाई, एक बात नोट कर लो, इज, एम और आर, इसके बाद अगर वर्ब आती है तो वर्ब की या तो आईएनजी फॉर्म होगी और या तो वर्ब की कौन सी फॉर्म होगी, थर्ड फॉर्म होगी, V3 यूज की जाती है। आईएनजी फॉर्म जब प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस होगा तब आपका आता है इज एम आर के साथ आईएनजी फॉर्म, और जब प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस बेटा आपका आता है तो याद रखना वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करती है, एक ये कंडीशन होती है। अब यहाँ पे सेल्फ डायरेक्ट जो है बेसिकली, जब आर लिखा हुआ है या तो सेल्फ डायरेक्टिंग हो और या तो सेल्फ डायरेक्टेड हो, सेल्फ डायरेक्ट तो पॉसिबल है ही नहीं, तो सेल्फ डायरेक्टिंग नहीं होगा बेटा, क्या हो जाएगा, सेल्फ डायरेक्टेड हो जाएगा, ठीक है। और एक बात और भी होती, एज एम आर के साथ जरूरी नहीं कि वर्ब ही आए, इसके साथ बेटा नाउन और एडजेक्टिव भी आ सकता है, इसके साथ नाउन और एडजेक्टिव भी आ सकता है, ठीक है। तो आप याद रखिएगा कि यहाँ पे सेल्फ डायरेक्ट आपका पॉसिबल नहीं है, सेल्फ डायरेक्टेड होगा, वो सुनने में भी आपको अच्छा नहीं लग रहा है, लीडर्स आर सेल्फ डायरेक्ट नहीं होता बेटा, लीडर्स आर सेल्फ डायरेक्टर, बट लर्निंग एंड अंडरस्टैंडिंग आर द कीज टू सेल्फ डायरेक्शन। हाँ, यहाँ कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा, क्योंकि बेटा सेल्फ डायरेक्ट नहीं सही होगा, क्या होगा आपका, सेल्फ डायरेक्टेड होगा। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की, लिखा है एन अपीजमेंट्स पॉलिसीज। अब ये फिर से दिक्कत होगी भाई, पॉलिसीज जब लिखा है आपका तो एन की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, बात ही खत्म हो गई, पढ़ना ही नहीं है आगे भाई। पॉलिसीज के लिए एन आएगा क्या, जब प्लूरल है तो आपको इंडेफिनिट आर्टिकल लगाने की कोई जरूरत नहीं है। अभी CHSL का पेपर हुआ है, यकीन मानिए इसी तरीके से कम से कम 6-7 क्वेश्चन पूछे गए आर्टिकल के सभी शिफ्ट को मिला के, तो बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब सबको पता ही है भाई साहब, इतना रद्दी क्वेश्चन आएगा तो ऑफकोर्स उड़ा के ही आएंगे। चलो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की, जल्दी से बताइए। फायर्स इन कैलिफोर्निया इज साउंडिंग अलार्म बेल्स दैट कैन नॉट बी इग्नोर्ड, क्या सिंपल है। अब फायर्स इन कैलिफोर्निया इज लिखा है, फायर्स पॉसिबल ही नहीं है, क्या होगा बेसिकली, फायर होगा बेटा। फायर इन कैलिफोर्निया इज साउंडिंग अलार्म, हालांकि दिक्कत यहाँ पे ये भी है साउंडिंग वाला, लेकिन हम दो एरर लगा नहीं सकते हैं, यहाँ पे साउंडिंग अच्छा साउंड नहीं कर रहा, साउंड्स होता है साउंडिंग नहीं होता। अब पता नहीं एग्जामिनर ने क्या किया है, या तो ये एग्जामिनर की गलती है या तो टाइपिस्ट की, लेकिन आप मैं बता दूं फायर्स पॉसिबल नहीं है, यहाँ पे क्या होगा बेटा, फायर होगा, क्योंकि वर्ब आपकी सिंगुलर है, और वैसे भी फायर अनकाउंटेबल में आता, फायर्स होता नहीं है, फायर ही होता है बेटा, तो यहाँ पे आपका फायर्स नहीं होगा, फायर हो जाएगा आपका बेटा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की, चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 13 में आपका आंसर क्या होगा। हाँ जी, सॉरी आई विल बी लेट एज अ फ्लाइट हैज बीन डिलेड ड्यू टू अ बैड वेदर, इस तरीके से क्वेश्चन CHSL, ये प्रीवियस ईयर के MTS से क्वेश्चन है, लेकिन इस तरीके से CHSL में भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब देखो, सॉरी मैं लेट हो जाऊंगा, एज अ फ्लाइट, यहाँ क्या किसी रैंडम फ्लाइट की बात कर रहा है, देखो आ और एन जो आपका होता है ये बेटा इंडेफिनिट आर्टिकल होता है, ये किसी भी पहले आता है तो इसका मतलब वो बात करता है कोई एक की, किसकी बात कर रहा है, किसी रैंडम फ्लाइट की बात कर रहा है, जबकि द होता है बेटा डेफिनेट आर्टिकल, तो ये जिसके पहले आएगा उसको बेटा सर्टेन कर देता है, उसको स्पेसिफिक कर देता है, तो सॉरी आई विल बी लेट एज अ फ्लाइट नहीं होगा, वो किसी पार्टिकुलर फ्लाइट में जा रहा होगा, तो यहाँ बेटा क्या होगा आपका द फ्लाइट हो जाएगा इंस्टेड ऑफ आ फ्लाइट। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक हो जाएगा बेटा, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे आ फ्लाइट ना होकर ये क्या होगा आपका द फ्लाइट हो जाएगा। ठीक है भाई, कर लिया अच्छे से। अब देख लीजिए क्वेश्चन नंबर आपका 14, जल्दी से बताइए 14 में क्या लिखा है भैया, 14 में आपका लिखा हुआ पुलिस कुड नॉट कैच द गनमैन एज ही रैन ऑफ सो वेरी फास्टली, वेरी गुड, सो वेरी फास्टली इनटू द वुड्स। पहली बात, फास्ट का कॉन्सेप्ट यहां देख लीजिए, एक आपका बेटा होता है फास्ट, फास्ट जो वर्ड होता है बेटा ये एडजेक्टिव का भी आपका काम कर लेता है
और आपका बेटा एडवर्ब का भी काम कर लेता है। ये एडजेक्टिव का भी काम कर लेता है और आपका एडवर्ब का भी काम कर लेता है। तो इसके साथ कभी एलवाई का यूज नहीं किया जाता। फास्ट आपका एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों का ही काम कर सकता है। इसी तरीके से जैसे आपका हार्ड भी होता है बेटा, हार्ड हो गया, ओके ओके, जिसे इसी तरीके से बेटा आपका हार्ड हो जाता है, तो हार्ड में भी यही सीन होता है। तो बेटा आपका हार्ड हो गया, फास्ट हो गया, स्ट्रेट हो गया, स्ट्रेट में भी यही सीन हो जाता है, स्ट्रेटली नहीं होता, डायरेक्ट होता है ना। तो इसी तरीके से बहुत सारे वर्ड होते हैं जो कि आपके बिना एलवाई लगाए भी एडवर्ब का काम करते हैं। ठीक है, तो फास्ट हो गया, हार्ड हो गया, स्ट्रेट हो गया, डायरेक्ट हो गया, तो इनमें आपको एलवाई लगाने की जरूरत नहीं है, ये एडजेक्टिव का भी काम कर लेते हैं और आपका एडवर्ब का भी काम कर लेते हैं। लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या है इस सेंटेंस में, यहाँ पे रैन ऑफ भी नहीं हो सकता। यहाँ पे बेटा रैन ऑफ भी, आपका पहली बात तो ये गलती है, यहाँ फास्टली नहीं होगा, क्या होगा बेटा, फास्ट होगा। और यहाँ पे रैन ऑफ नहीं होगा, रैन अवे होगा। क्या होगा बेटा, क्या होगा आपका, रैन अवे। तो आपका आंसर, हालांकि आप अगर नीचे देखोगे सो वेरी फास्टली लिखा हुआ है और रैन अवे अलग लिखा हुआ है, तो पुलिस कुड नॉट कैच द गनमैन एज ही रैन ऑफ सो वेरी फास्टली इनटू द वुड्स। अब यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत वाली बात यह है कि दो दो ऑप्शन लगा रहे, ठीक है। जब दो दो ऑप्शन लगा दे तो आपको मेजर एरर देखनी होती है। मेजर एरर क्या है बेटा, यहाँ पे है, तो आपका आंसर क्या होगा, डी नंबर। हालांकि ऐसी गलतियां करनी नहीं चाहिए और मुझे पूरी उम्मीद है जब ये पेपर हुआ होगा ऐसी गलती हुई होगी तो एग्जामिनर ने जब आंसर की निकाली होगी तो उसके नंबर इस जिसने इसमें लगाया होगा उसको भी नंबर दिए गए होंगे और इसके वाले भी नंबर दिए गए होंगे। ठीक है, आपके एग्जाम में ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन मेरा काम है गलती बताना भाई, तो जहाँ गलती है मैं बताऊंगा। मैं एग्जामिनर के हिसाब से कुछ भी लपेट के आपको नहीं बता दूंगा कि नहीं यार रैन ऑफ गलत है फिर भी सही है ना, फिर वो आपके साथ अत्याचार हो जाएगा, वो बात गलत हो जाएगी। रैन ऑफ होता नहीं तो क्यों लिखा है आपका, रैन अवे ही होता है बेटा। ठीक है, तो रैन अवे आपका होता है यहाँ पे। अब हम बात करेंगे, ठीक है, तो इसका आंसर क्या लगा सकते हैं, डी लगा सकते हैं। जिन लोगों ने ए लगाया उनका भी ठीक ही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि दो दो एरर है तो हम क्या ही कर सकते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 15 देख लीजिए, लिखा है ऑल ऑफ द फार्मर। सिंपल सी बात है, ऑल आपका लिखा हुआ है तो ऑल के बाद बेटा फार्मर, फार्मर नहीं होगा, क्या होगा आपका, फार्मर्स हो जाएगा। सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत वाली बात इसमें है ही नहीं। अब ऑल की थोड़ी सी बातें देख लीजिए। एक आपका ऑल होता है बेटा, ऑल अपने बाद अगर प्लूरल नाउन लेगा तो प्लूरल वर्ब आएगी, साथ साथ में लिखते जाइएगा, मजा भाई साहब तभी है। और ऑल के बाद अगर अनकाउंटेबल नाउन आएगा तो वर्ब कैसी आएगी आपकी, सिंगुलर आएगी। ये पहली बात हो गई। एक रूल और आप लिख लीजिए, ऑल से पूछा आता है, क्या पूछा आता है कि अगर ऑल के साथ कोई पॉजिटिव केस आ जाए, माई हो गया, योर हो गया, हिज हो गया, तो याद रखना बेटा ऑल पहले आता है और आपका पॉजिटिव केस बाद में आता है। ठीक है, एक बात और, अगर प्लूरल नाउन होगा तो उस नाउन के पहले क्या लगेगा बेटा, दा भी लगता है ना, तो ये भी आपको याद रखना है। तो एक कॉन्सेप्ट ये हो गया, एक कॉन्सेप्ट ये हो गया, दोनों आप अच्छे से नोट कर लीजिए। कॉन्सेप्ट साथ में इसलिए करते चले जा रहे हैं क्योंकि अब इतना टाइम हमारे पास नहीं है कि अलग से उसके लिए एडजेक्टिव के लेक्चर लेके आए, आर्टिकल लेक्चर लेके आए, तो बीच बीच में जो मुझे महत्वपूर्ण लगता है मैं आपको बताते जा रहा हूँ और ये आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं, ये आपको भी पता भाई साहब, और हम तो मान लो जानते ही हैं मान लो। अब क्वेश्चन करते हैं हम लोग सॉरी, क्वेश्चन है बेटा हम लोग कर लेते हैं 16। लिखा हुआ था गवर्नमेंट हैव अ rudimentary plan for an ecosystem for defense startups to fast forward innovation। बताइए, अब गवर्नमेंट लिखा है, हालांकि ये यहाँ पे स्पेलिंग गलत है, यहाँ पे कुछ और होना चाहिए, रिडंडेंट्री या तो होना चाहिए, रूडिमेंट्री नहीं होता है बेटा। गवर्नमेंट के साथ आपका हैव नहीं होगा, गवर्नमेंट के साथ क्या होगा आपका, हैज होगा। ठीक है, ये टाइपिंग मिस्टेक है आपकी, तो द गवर्नमेंट हैव नहीं होगा, गवर्नमेंट क्या होगा बेटा, हैज होगा। बहुत सिंपल सी बात है, गवर्नमेंट अपने साथ हैज लेगी। चलिए अगली बात करते हैं 70 नंबर की, द बेनिफिट्स ऑफ द रीबिल्डिंग हेल्दी फर्टाइल सॉइल आर क्लियर। चलिए बताइए फट से। अब देखो यहाँ पे आप जब इस तरीके का सेंटेंस हो तो आपको सब्जेक्ट बस ध्यान देना है क्या है, द बेनिफिट्स ऑफ रीबिल्डिंग हेल्दी फर्टाइल सॉइल। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है बेटा, कभी भी याद रखना ये बात, प्रपोजिशन रूल जरूर लिखते जाइएगा क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है भाई। क्वेश्चन रिपीट हो ना हो लेकिन कॉन्सेप्ट जरूर बहुत रिपीट होते हैं एसएससी द्वारा। अगर किसी प्रपोजिशन के साथ दो सब्जेक्ट जुड़े हों, सब्जेक्ट फर्स्ट और सब्जेक्ट सेकंड, तो याद रखना बेटा जो हेल्पिंग वर्ब आती है वो अकॉर्डिंग टू हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सब्जेक्ट,
प्रपोजिशन के साथ बेटा जब दो सब्जेक्ट जुड़े होते हैं तो जो वर्ब आती है वो हमेशा पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। इसका आप स्क्रीनशॉट लेके अच्छे से लिख लीजिए। अब जैसे मैंने यहाँ लिखा हुआ है बेनिफिट्स ऑफ रीबिल्डिंग हेल्दी फर्टाइल सॉइल आर क्लियर, तो बेटा बेनिफिट्स प्लूरल है, आर बिल्कुल एकदम इसके अकॉर्डिंग आर आ गया है, इसके बाद क्लियर लिखा हुआ है, तो यहाँ कोई दिक्कत वाली बात मुझे नहीं लगे। द बेनिफिट्स ऑफ रीबिल्डिंग हेल्दी फर्टाइल सॉइल आर क्लियर, ये एकदम बेटा ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सबसे ज्यादा बेटा कॉन्फिडेंस तभी आता है जब आप नो एरर लगाते हो। याद रखिए एरर भाई साहब हर इंसान लगा लेता है, लेकिन जिस दिन आप नो एरर वाले क्वेश्चन ठीक करने लगे आप समझ जाइए भाई साहब कि आप एग्जाम में आग लगाने को तैयार हो, आप हनुमान बन चुके हो एकदम, आप 7 योजन का समंदर लागने को एकदम तैयार हो। चलिए इसी के साथ हम लोग देखते हैं 80 नंबर क्वेश्चन। अंटिल फ्यू डिकेड्स एगो researchers believed the moon was completely dry। कह रहा है कि कुछ समय पहले तक जो रिसर्चेस थी उनका मानना था बेसिकली कि मून क्या था बेटा, कंप्लीटली ड्राई था। बताइए क्या दिक्कत है। अब देखो ड्राई मतलब सूखा, इसके पहले कंप्लीटली लिखा हुआ है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। मून वॉज पास्ट की बात है क्योंकि फ्यू डिकेड्स पहले की बात हो रही है। अब देखो यहाँ पे अंटिल नहीं होगा, अंटिल का हिंदी का मतलब क्या होता है, जब तक कि नहीं। अंटिल का मतलब क्या होता है बेटा, जब तक कि नहीं, ये टाइम के लिए आता है। एक अनलेस होता है, एक क्या होता है बेटा आपका अनलेस, इसका मतलब भी जब तक कि नहीं होता है, लेकिन ये किसके लिए आता है बेटा, ये कंडीशन के लिए यूज किया आता है, ये शर्त के लिए यूज किया आता है। ओके, और एक आपका होता है बेटा टिल, टिल का मतलब आपका होता है तक, एक आपका होता है एज फार एज, एक आपका क्या होता है एज फार एज, और इसका मतलब होता है जहां तक, और एक बेटा आपका होता है एज लॉन्ग एज, एक आपका बेटा क्या होता है एज लॉन्ग एज, और इसका मतलब आपका क्या होता है बेटा जब तक। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है जब तक। अगर आप देखो यहाँ जब तक की नहीं का सेंस नहीं है, कुछ समय पहले तक का सेंस है, तो यहाँ पे अंटिल नहीं आएगा बेटा, टिल आ जाएगा। ठीक है, तो अंटिल का यहाँ कोई सेंस है ही नहीं। ये जो मैंने लिखा है अनलेस, अंटिल, एज फार एज और एज लॉन्ग एज जरूर लिखिएगा, इनसे क्वेश्चन पूछे आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 हम लोग देख लेते हैं बेटा। लिखा है ड्रॉट्स इफेक्ट वाटर सप्लाई इन सदर्न स्पेन विच इज इंक्रीजिंगली टर्निंग टुवर्ड्स सी वाटर डिसैलिनेशन टू मीट इट्स वाटर नीड्स। चलिए आंसर बता दीजिए फट से। ड्रॉट्स इफेक्ट, अब ड्रॉट मतलब सूखा, अब सूखा का मतलब क्या, उसके साथ एस लगा होगा क्या बेटा, नहीं, सूखे के साथ एस कैसे लग सकता है, तो बेटा क्या होगा आपका ड्रॉट, यहाँ क्या होगा बेटा ड्रॉट्स इफेक्ट वाटर सप्लाई इन सदर्न रीजन विच इज, ठीक है, विच इज इंक्रीजिंगली टर्निंग टुवर्ड्स सी वाटर डिसैलिनेशन टू मीट इट्स वाटर नीड्स। चलिए देखो यहाँ पे देखो, पहली बात तो ये ड्रॉट्स नहीं होता है, यहाँ क्या होता है बेटा ड्रॉट होगा, क्या होगा आपका ड्रॉट होगा, ड्रॉट मतलब सूखे की बात कर रहे हैं। और उसके बाद ड्रॉट इफेक्ट वाटर सप्लाई, ड्रॉट ने क्या कर दिया है अफेक्ट कर दिया है बेटा, इफेक्ट नहीं होता है, क्या कर दिया बेटा अफेक्ट कर दिया। अब एक आपका अफेक्ट होता है, ये बेटा आपकी वर्ब है, जबकि ये जो इफेक्ट होता है ये बेटा क्या होता है आपका, ये नाउन का काम करता है। तो हो जाएगा ड्रॉट अफेक्ट वाटर सप्लाई इन सदर्न स्पेन, कि जो सूखे ने है उसने क्या किया वाटर सप्लाई को प्रभावित कर दिया है इन सदर्न स्पेन में, जिससे क्या हुआ कि जो सी वाटर टर्निंग हो रहा था इंक्रीजिंगली टर्निंग टुवर्ड्स सी वाटर डिसैलिनेशन टू मीट्स इट्स वाटर नीड्स। तो क्या हुआ, जिससे जब भैया वाटर सप्लाई आपकी अफेक्ट हो गई तो उससे बहुत ज़्यादा स्पेन में तकलीफें आपकी होने लगी। तो यहाँ पे आपका ड्रॉट होगा और साथ में इफेक्ट ना होके, भाई सब्जेक्ट के बाद आपका क्या आएगा वर्ब आएगा, तो बेटा अफेक्ट आपका आएगा ना कि अफेक्ट्स, सॉरी हाँ इफेक्ट नहीं होगा ना कि क्या, इफेक्ट की जगह क्या होगा बेटा आपका अफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो तो आपका ऑप्शन नंबर अगर हम लगाना चाहें तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ड्रॉट इफेक्ट, आपका ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। थोड़ा सा कुछ ऐसे फंसने वाले सेंटेंस भी आते हैं लेकिन है वर्ब का ही, आप पहले ही देख के बता देते, जब आपको पार्ट बताना होता है तो आपको पता है ड्रॉट्स नहीं होगा, आपको पता है इफेक्ट आपका नाउन होता है, सब्जेक्ट के बाद क्या आना चाहिए वर्ब, तो ड्रॉट अफेक्ट्स। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 20, डू नॉट बी पुट ऑफ बाय द मैथमेटिकल इक्वेशंस
बिकॉज दिस इज रियली नॉट वेरी कॉम्प्लिकेटेड। कह रहा है डू नॉट बी पुट ऑफ। पुट ऑफ क्या होता है भाई? पुट ऑफ नहीं होता है, पुट ऑफ होता है। ठीक है, क्या होता है? पुट ऑफ। और पुट ऑफ होता है डिले के सेंस में, पोस्टपोन के सेंस में। तो कह रहा है कि भैया बहुत ज्यादा डिलेड मत हो मैथमेटिकल इक्वेशन के लिए। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत सिंपल है। तो पुट ऑफ नहीं होगा, पुट ऑफ होगा। पुट ऑफ का मतलब क्या होता है बेटा? डिले करना। पुट ऑफ का एक और मतलब होता है रिमूव करना। ठीक है, साथ में ही मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और भी लिखा दे रहा हूँ, आप लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। पुट ऑन, क्योंकि फ्रेजेस भैया बहुत पूछे जा रहे हैं। पुट ऑन का मतलब होता है टू वेयर, मतलब पहनने के सेंस में लगाते हैं। पुटअप, पुटअप बेटा लगाते हैं स्टे करने के सेंस में। एक एक करके अच्छे से नोट कीजिएगा। इसके बाद पुटअप विद, इसके बाद आपका क्या आ जाता है? पुटअप विद। और इसका मतलब होता है बेटा कोई पुट आउट। पुट आउट, पुट आउट का मतलब होता है बेटा एक्सटिंग्विश करना। पुट आउट का मतलब क्या होता है? एक्सटिंग्विश करना। और इसका मतलब आपका होता है बुझा देना। तो ये सारे के सारे पुट ऑफ, पुट ऑन, पुट अप, पुट आउट एंड पुट अप विद आप अच्छे से नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सारे आराम से आप नोट कर लीजिए। तो यहाँ पे आपका पुट ऑफ नहीं होगा। चलो अगला लिखा है बेटा 21 नंबर। एट नाइट, रात में। लाइंग स्लीपलेस, लाइंग स्लीपलेस he considered sending messages, he considered sending messengers besides the country, secretly in search of his friends. At night, lying sleepless, he considered sending messengers besides the country, secretly. besides the country क्या होता है बेटा? beside एक होता है beside और एक होता है besides। चलो कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। एक होता है बिसाइड, ये लगाते हैं बेटा नियर के सेंस में। और एक आपका होता है बिसाइड्स, ये लगाते हैं एक्सेप्ट के सेंस में। एक्सेप्ट मतलब के अतिरिक्त या के अलावा के सेंस में बेटा हम लोग ये यूज करते हैं। आप ध्यान दीजिए। तो कह रहा है रात में नींद को खोते हुए, उसको त्यागते हुए, ही कंसिडर्ड, उसने क्या कंसिडर किया? एक मैसेंजर सेंड करना। कहाँ मैसेंजर सेंड करना है? बिसाइड्स द कंट्री सीक्रेटली इन सर्च ऑफ हिज फ्रेंड। तो कंट्री के अलावा या कंट्री के नियर, कंट्री के नियर की बात हो रही है बेटा। तो यहाँ पे बिसाइड्स नहीं होगा, क्या होगा आपका? बिसाइड होगा। कि कंट्री के नियर उसने क्या किया? सीक्रेटली एक मैसेंजर भेजा। किसके ढूंढ में? किसके भैया खोज में? अपने दोस्त की खोज में। चलो तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? सिंपल सी बात है, आंसर हो जाएगा सीक्रेटली इन सर्च ऑफ। बिसाइड कहाँ पे है आपका? कौन से ऑप्शन में है? हाँ, तो सी ऑप्शन। एंड मी, अब देखो एंड से कोई दो चीजें जुड़ी हों, ये भाई कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, आप देख लेना। एंड बहुत प्यारा है। एंड से कोई दो चीजें जुड़ी हों तो याद रखना बेटा केस सेम होते हैं। अगर पहले सब्जेक्ट आएगा तो बाद में सब्जेक्ट आएगा, पहले ऑब्जेक्ट आएगा तो बाद में क्या आएगा बेटा? ऑब्जेक्ट आएगा। एंड अपने साथ सेम केस लेता है, कभी भेदभाव नहीं करता। दूसरी बात, एंड अपने साथ सेम डिग्री लेता है। अगर एंड के पहले बहुआ पीडी है तो एंड के बाद भी पीडी, एंड के पहले अगर सीडी है तो एंड के बाद ही बेटा सीडी देखने को मिलेगी। और एंड के पहले अगर एसडी है तो एंड के बाद भी आपको सुपरलेटिव डिग्री देखने को मिलेगी। मतलब एंड सेम केस लेता है, पहली बात। दूसरी बात क्या है? एंड बेटा सेम डिग्री लेता है। एक दो बात वर्ब हमेशा प्लूरल होती है। ये कॉन्सेप्ट भी आप एंड से रिलेटेड बेटा लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि क्या लिखा हुआ। इन प्रैक्टिस राउंड्स माई कैडी ग्रेग एंड मी। इन प्रैक्टिस राउंड्स माई कैडी ग्रेग एंड, ये सब सब्जेक्ट है, ये देखो वर्ब है।
इसका मतलब इसके पहले जो होगा सब्जेक्ट है, जब एंड के पहले सब्जेक्ट तो एंड के बाद भी सब्जेक्ट, तो यहाँ बेटा मी पॉसिबल नहीं है, क्या पॉसिबल होगा, आई पॉसिबल होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा बेटा ठीक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, कि मी नहीं होगा, वील यूज आई इंस्टेड ऑफ मी। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। लिखा है टाइम इज द ग्रेटर, गंदी बात कर दी इन्होंने भैया। 3 डिग्री होती है, एक होती है पीडी, एक होती है सीडी और एक होती है एसडी। पीडी और सीडी अपने साथ आर्टिकल नहीं लेती हैं, क्या नहीं लेती बेटा, दा नहीं लेती हैं, जबकि सुपरलेटिव डिग्री अपने साथ दा लेती है। ठीक है, तो ये एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर है। टाइम इज ग्रेटर इरेजर बोथ सॉरो एंड एफ जॉय। ठीक है, कि टाइम कह रहा है सबसे बढ़िया इरेजर है दोनों का, कौन कौन से दोनों का, जॉय का भी और खुशी दुख का भी बेसिकली। तो ग्रेटर नहीं होगा, क्या होगा आपका, ग्रेटेस्ट हो जाएगा आपका, ग्रेटेस्ट एकदम एग्जैक्ट आपका करेक्ट बेटा आंसर हो जाएगा। ओके चलिए अब हम बात करते हैं किसकी, हाँ तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा जल्दी से बता दीजिए। ऑप्शन नंबर बेटा आपका हो जाएगा 23 का, ग्रेटर नहीं होगा, ग्रेटेस्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बेटा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अब देख लेते हैं हम लोग 24। ही वॉन्ट्स समथिंग डन एंड इट हैज नॉट हैपन। कितनी गंदी बात है भाई, कितनी गंदी बात है। हैज हो, हैव हो, हैड हो, विल हैव हो, या बेटा हो आपका शैल हैव। जितनी भी ऐसी वर्ब हैं जो कि परफेक्ट सेंटेंस में यूज की जाती हैं, ये सभी अपने साथ बेटा वर्ब की कौन सी फॉर्म लेती हैं, थर्ड फॉर्म। जो यहाँ बातें लिखता जा रहा हूँ ना भाई साहब, इसको नोट करते जाना, ये सेंटेंस काम आए ना आए, लेकिन ये आपके एग्जाम में जरूर काम आने वाले हैं। ठीक है, तो जितने भी परफेक्ट सेंटेंस होते हैं, चाहे हैज हो, हैव हो, हैड हो, विल हैव हो, शैल हैव हो, सभी अपने साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म लेते हैं बेटा, थर्ड फॉर्म लेते हैं। तो यहाँ पे हैपन नहीं होगा बेटा, क्या हो जाएगा आपका, हैपेंड इज द करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन बताइए जरा कौन सा होगा, ऑप्शन हो जाएगा डी आपका बेटा, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं 25 नंबर। 25 का आंसर बताइए जल्दी से। हाँ जी, लिखा हुआ है 8 years ago, कितने साल पहले, 8 साल पहले, सी फाउंडेड ह्यूमंस ऑफ बॉम्बे इंस्पायर्ड ऑफ द सिग्नल आइडिया वी ऑल wanted to be here, we all wanted to be here। अब देखो सिंपल सी बात है, पहला किस में है बेटा, पहला किस में है आपका, पास्ट में है, तो दूसरा भी किस में होगा बेटा आपका, पास्ट में होगा। भाई 8 years ago she founded humans of Bombay, ठीक है, inspired of the signal idea we all wanted to be heard, all wanted to be heard बेटा, क्या होगा आपका, all wanted to be heard, क्या होगा बेटा, all wanted to be heard। तो सिंपल सी बात है, क्या होगा आपका, want नहीं होगा, wanted हो जाएगा। हालांकि दिक्कत इसमें एक और लग रही है सेंटेंस में, यहाँ पे found नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आप देखो दो होते हैं बेटा, एक होता है आपका find और एक आपका होता है बेटा found। फाउंड का मतलब होता है स्थापित करना, कोई चीज स्टैब्लिश करने के सेंस में लगाते हैं, जबकि फाइंड का मतलब होता है कोई चीज पा जाना, है ना, गेट के सेंस में लगाते हैं, पाने के सेंस में लगाते हैं। अगर मैं इनकी फॉर्म्स की बात करता हूं तो फाइंड की जो सेकंड फॉर्म होती है फाउंड होती है, थर्ड फॉर्म आपकी फाउंड होती है, जबकि फाउंड की बेटा फाउंडेड होती है। तो यहाँ पे ह्यूमन को पाया गया होगा, ना कि स्थापित किया गया होगा। तो बेटा होना वैसे फाउंड आपका चाहिए, लेकिन यहाँ पे मेजर एरर है, तो ये पास्ट में आपका चला जाएगा, वांट का क्या होगा, वांटेड होगा। जहाँ जहाँ कोई अगर दूसरी मिस्टेक भी है तो मैं बताता चलता हूँ, क्योंकि भले यहाँ पे आपको लग रहा है कि यार एक से दो भैया पार्ट तो एक ही गलत होगा, दो कैसे हो सकते हैं, लेकिन यकीन रखिए एग्जाम में भाई साहब आपकी एक ही आएगा। कभी कभी टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है, कभी कभी एग्जामिनर से भी ऐसी गलतियाँ हो जाती हैं, तो कोई भी अगर एरर होगी तो मैं आपको मेंशन करूंगा। यहाँ हम लोग सीखने आए हैं, ये बात को समझने आए हैं, तो अच्छी तरीके से कुछ भी गलत नहीं करेंगे। ठीक है भाई, चलो क्वेश्चन नंबर हम लोग 26 देख लेते हैं बेटा। लिखा है इवन द मोस्ट वाइज, गंदी बात हो गई, देखो भाई क्या गंदी बात हो गई। देखो जितने भी छोटे शब्द होते हैं, जब भी हम डिग्री की बात करते हैं तो छोटे शब्दों के साथ हमेशा ईएसटी और बड़े शब्दों के साथ हमेशा बेटा मोस्ट का प्रयोग करते हैं। अब वाइज का जो कंपैरेटिव होगा बेटा वो वाइजेस्ट हो जाएगा, यहाँ पे आपको मोस्ट लगाने की कोई जरूरत नहीं है, क्या हो जाएगा बेटा, वाइज, वाइजर एंड वाइजेस्ट। ओके चलो क्वेश्चन नंबर हम लोग देख लेते हैं कौन सा, 27। मदर्स कैन पास द HIV वायरस टू देयर न्यू बॉर्न ड्यूरिंग
ड्यूरिंग डिलीवरी एज वेल, WHO says कि WHO ने क्या कहा है भैया कि जो माएँ हैं वो जो HIV वायरस होता है वो अपने न्यू बॉर्न बेबीज को डिलीवर कर सकती हैं डिलीवरी के टाइम भी। तो बताइए जरा बेटा, अब देखिए यहाँ पे ड्यूरिंग लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसमें दो बातें हो सकती हैं। पहली बात तो ये है आपका कि डिलीवरी के टाइम की अगर बात करेगा तो यहाँ पे क्या आपका ड्यूरिंग ठीक है, और अगर यहाँ पे अगर कि डिलीवरी के थ्रू भी आपका पॉसिबल हो सकता है तो यहाँ पे आप गलती तो नहीं निकाल सकते। एक आपका होता है बेटा मम्स, एक आपका होता है प्लेग, एक आपका होता है रिकेट्स। ये कुछ बीमारियां हैं जिनके साथ आप दा लगाते हो। इनके अलावा चाहे HIV हो भाई साहब और चाहे एड हो, हम एड्स हो, किसी के साथ भी आर्टिकल नहीं लगाते। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, यही बेटा बी नंबर ऑप्शन सही होगा, क्योंकि बाकी सारी चीजें तो आपकी ठीक ही लग रही हैं। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर आपका लिखा हुआ है 28। चलिए यहाँ से बताइए। 28 में लिखा हुआ बेटा, डिजीज कैरिंग पैरासाइट्स इज नॉट पिकी अबाउट होस्ट। डिजीज कैरिंग पैरासाइट्स, अब पैरासाइट्स लिखा है प्लूरल, तो वर्ब भी कैसी होगी बेटा आपकी, प्लूरल होगी। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा बेटा, इज नहीं होगा, आर होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा, डी। लास्ट दो क्वेश्चन बेटा हम लोग और बचे हैं, कर लीजिए अच्छे से। लिखा है ही बेस्ट अंडरस्टैंड दैट, अब आपको पता है ही बेस्ट अंडरस्टैंड नहीं होगा बेटा, क्या हो जाएगा आपका, ही बेटर अंडरस्टैंड होता है। कहते हैं यू बेटर अंडरस्टैंड मी, कि तुम मुझे बेहतर समझते हो। तो यहाँ बेटा ही बेस्ट अंडरस्टैंड इज नॉट पॉसिबल, ही बेटर अंडरस्टैंड आपका होगा। और हम लोग लास्ट क्वेश्चन बेटा देख लेते हैं। लिखा हुआ यू कैन फाइंड दीज बुक्स इनटू द एक्सट्रीम कॉर्नर ऑफ द सेल्फ। बहुत सिंपल है, इनटू होगा ही नहीं भैया। क्यों नहीं होगा, क्योंकि अगर बुक किसी सेल्फ में रखी हुई है तो वहां पे इन होगा। क्या होगा बेटा, बुक अगर सेल्फ के अंदर रखी है बेटा कोई चीज कांस्टेंट पोजीशन में, तो वहां हम लोग इन लगाते हैं। इनटू कब लगाते हैं, जब किसी ट्रांसलेशन की बात हो तो लगाए जाते हैं, या कोई ऐसी लिक्विड के अंदर कोई चीज जाती है तो वहां आप इनटू लगाते हैं। ठीक है भाई, तो आज हम लोगों ने 30 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं। हम अगला सेशन लेके आएंगे, उसमें भी हम लोग 30 से 40 क्वेश्चन करने का प्रयास करेंगे। जितने भी क्वेश्चन हैं, जितने भी फैक्ट आपको बताए गए हैं, आप अच्छे से कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। आज की क्लास बस हम लोग इतना ही रखेंगे। सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और बस हम लोग आज के लिए बेटा इतना ही रखेंगे। कल मिलते हैं। थैंक यू सो मच।